नमस्कार, मैं हूं अवनीश त्रिपाठी। एक जो हमारा देश है लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि चुनावों का देश भी है। अभी हाल में ही 5 राज्यों में चुनाव बीते और अब जो सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है वो है उत्तर प्रदेश का चुनाव। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को कहते हैं कि ये दिल्ली का रास्ता तय करता है, यानी कि यहाँ जो जीतता है उसकी दिल्ली में बड़ी भूमिका रहती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से ये चुनाव बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ी संख्या में मतदाता होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सीटें भी हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्टियां भी हैं। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो पार्टी कुछ सालों पहले ही बनी। आज हम उनसे ही जानेंगे उनका ये राजनीतिक सफर और 2027 में वो किस रूप में आ रहे हैं, किस भूमिका में आ रहे हैं। हमारे साथ हैं लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र प्रजापति जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। चुनाव आने वाले हैं जी, है ना, और ये जो गर्मियां शुरू हो चुकी हैं चुनाव की, आगे 27 में चुनाव है। आपका एक्सपीरियंस हमने देखा कि अभी जैसे पार्टी आपकी बनी कुछ सालों पहले, आप उससे पहले भी राजनीति में रहे। हम जानना ये चाहेंगे कि ये जो शुरुआत आपकी हुई है ये कहाँ से हुई, पार्टी जो आपने बनाई वो कैसे बनाई, हम एक एक करके हर मुद्दे पर आएंगे। तो सबसे पहले ये पार्टी आपने बनाई कब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ये पार्टी हमने 2021 में बनाई। जी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से मैंने 57 जिलों का भ्रमण किया, इस पार्टी का गठन किया और कई जिलों का मैंने भ्रमण करके लोगों को समझाया कि राजनीति में आना क्यों जरूरी है। अच्छा। इसका मैंने भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन कराकर नहीं पार्टी। तो राजनीति में तो आप पहले से ही हो, शुरुआत जैसे पहला वो कदम क्या था कि एकदम से एंट्री करी आपने राजनीति में। पहला कदम था, देश में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, हाँ। अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो लग रहा था उस समय हम्म। कि वाकई भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। तो एक उम्र जोश के साथ मैं अपनी पूरी टीम लेके अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हो गया। दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे, 2 दिन दिल्ली रहा मैं। उसके बाद इटावा में कचहरी में धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। कांग्रेस का पुतला जलाने में एक बार मैं स्वयं जल गया होता, कपड़े तो जल ही गए थे। ये भी ये कहाँ हमारे की बात है। साथ इसी आती हुई बात है। अच्छा, किसका पुतला जला रहे थे कांग्रेस में, कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, मनमोहन सोनिया सिंह, गांधी, मनमोहन मनमोहन सिंह सिंह। का अच्छा। प्रधानमंत्री वही थे उस समय पे। हाँ ये तो है। हाँ, तो उनका पुतला जला रहे थे। क्या मांग क्या थी, याद है कुछ। उस समय मांग भ्रष्टाचार और ये चल रहा है देश में। कांग्रेस तो भाई पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो उसमें जो पोजीशन थी उस समय ये लग रहा था कि पार्टी में बदलाव, देश में बदलाव होना चाहिए राजनीति का। तो बदलाव की भावना से कोई चंग आती शरीर में कि हमें कोई कुछ करना चाहिए समाज के नाते। तो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन भी किया था क्या आपने, जैसे हाँ, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। कुछ दिन में रहा उसमें अच्छा। जी। केजरीवाल से मुलाकात की, उस समय कुमार विश्वास जी थे, उनसे ही मुलाकात की। हाँ। साजिया अलवी से मुलाकात की, जो उनके नेता थे। मनीष सिसोदिया जी से मुलाकात की मैंने। लेकिन इटावा की पोजीशन देखते हुए कि उन्होंने इटावा में प्रत्याशी नहीं, चुनाव नहीं लड़ा उत्तर प्रदेश में, तो हाँ थोड़ा नहीं लड़ा मन था। थोड़ा वहां से विचलित हुआ, अभी छोड़िए। तो 27 में तो हम आपको देखेंगे, कैसी तैयारी कैसी चल रही। अपनी तैयारी इस समय मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में तैयारी चल रही है। 7 जिले या 7 विधानसभा 7 जिलों में, जिलों। जिसमें मुख्य फोकस हमारा फिरोजाबाद और आगरा, इटावा। अच्छा। तो कस के कमर बिल्कुल है। पूरी तरीके से तैयार। ये अच्छी बात है। अच्छा, जो ये आपने कहा कि हम पहले से लगे थे, आम आदमी पार्टी में भी कुछ समय आपने दिया, भले ही उस तरीके से सक्रिय नहीं रहे। अ, ये जो कहते हैं ना कि शुरुआत में जो आपने ये इधर से आए और कहीं पे रुके भी, वहां पे फिर आपका मन नहीं लगा, तो अपनी पार्टी बनाने की जरूरत क्यों मतलब महसूस हुई। आप किसी दूसरी पार्टी में भी रह के कर सकते हैं ना, जी मान लो आम आदमी पार्टी में नहीं किया आपने। आप इटावा जो, इटावा में जैसे बहुत सी पार्टियां, सपा तो यहीं की पार्टी है ना, भाजपा लगातार उस समय तो भाजपा आ ही गई थी, 14 में आ गई थी, 14 में केंद्र में भाजपा आई। केंद्र में आ गई थी। यहाँ यहाँ तो तो उत्तर फिर प्रदेश 17 में आई है। तो उत्तर प्रदेश में उस समय सपा थी, अगर जैसे सपा पावर में थी, सत्ता पे थी, तो आप अपनी जो शुरुआत कर सकते हो वो सपा सरकार में भी सपा की पार्टी से भी कर सकते हैं। 20 अपनी साल पार्टी की जरूरत, मेरा पूछना ये है, अपनी पार्टी की महसूस क्यों हुई जरूरत।
ये एक समस्या का बहुत बड़ा विषय था कि मैंने पार्टी क्यों बनाई। उससे पहले मैं हिंदू युवा वाहिनी का जिला प्रभारी रहा इटावा से 7 साल। हिंदू युवा वाहिनी, योगी जी का संगठन था। हाँ बिल्कुल। एक घटना हुई हमारे लोगों के साथ मैनपुरी में, जिसमें 5 लोग जिंदा जलाए गए। कब की बात है ये? 18 जून 2020 की, कोरोना काल में। तो 5 लोग जिंदा जलाए गए, किस वजह से? एक थोड़ा होली पे कोई वाद विवाद हुआ होगा, हाँ तो वाद विवाद बढ़ता रहा, उनको लोगों को मौका मिल गया। हाँ। सरकार के संरक्षण में लोग थे वो, जब जलाए गए तो हम लोगों ने विरोध किया। यानी कोई मुआवजा नहीं मिला उनको, कोई सुविधाएं नहीं मिली, सुरक्षा नहीं मिली, परिवार के 5 लोग जिंदा जला दिए गए। तो मैंने अपने काफिले को लेके और कई लोगों को लेके, हिंदू वाहिनी जो हमारे पुराने टीम के लोग थे उनको सबको लेके योगी जी से मिला जाके। हम्म, लखनऊ गोरखपुर दोनों जगह 3 दिन की में एक 15 मिनट की मात्र मुलाकात हुई। उसमें 15 मिनट भी पूरे नहीं हुए, आना जाना सब 15 मिनट। 18 पन्नों की हमारी फाइल थी। हमने उनको जब फाइल दी, 2 पन्ने पढ़े गए। जैसे ही उनको पता चला किसने क्या किया, वहीं फाइल रख दी। ठीक है, उचित न्याय होगा। रक्षाबंधन तक कोई न्याय नहीं मिला। काली पट्टी बांध के हम लोगों ने जितना भी जहाँ भी था, जहाँ हम लोग घूमे फिरे, हमारे संगठन लोग थे, विरोध प्रदर्शन किया। उसमें कोई बात नहीं हुई। 5 मौतों 5 लाख मुआवजा मिला। सिर्फ पांचों लोग एक ही परिवार एक ही के? परिवार के, जिसमें 2 बहनें, हाँ। एक भतीजा और माँ बाप। नहीं तो ये अंतर पार्टी, मतलब पार्टियों के बीच की थी, या दो जातियों के बीच की, या दो घरों के बीच की लड़ाई? इसको बात तो एक जाति मान लीजिए या घरों के भी, एक सामंतवाद की लाई थी। बताता हूं आपको, होली पे हाँ। कोई व्यक्ति हमारे आपके घर में किसी बहन बिटिया को छेड़खानी कर दे, हम्म, दारू वारू पी के, तो हाँ। खराब तो देखो इज्जत सबकी होती, खराब लगता है। हम्म, तो उस पे उन लेडीज ने मार दिया थप्पड़ उनको, अच्छा। और थप्पड़ की टीस उनको ऐसी लगी जब उन्हें प्लानिंग करके केरोसिन डाल के 5 लोगों को जिंदा जला। ये मैनपुरी कहाँ की बता? मैनपुरी की घटना है ये, प्रॉपर मैनपुरी की। मैनपुरी जिले की? मैनपुरी सदर विधानसभा की। और सरकार थी योगी जी की? सरकार योगी जी थी। मैनपुरी में कौन था, सांसद मैनपुरी या विधायक? सांसद मुलायम सिंह जी थे, ठीक है, विधायक राजू यादव थे, सपा से ही। सपा से। तो योगी जी मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से कोई खास वो नहीं दिया क्या? भाई देखो, तो जब ये जो विधायक सांसद, इनके पास नहीं गया? इनके पास भी गए, अब विपक्ष तो उतना ही काम कर सकता है, सत्ता पक्ष के लोग ही थे। मैंने नाम नहीं लूंगा कि एक विशेष समुदाय की कही जाए इसमें, तो वो लोग थे। और ये जो जलाए गए वो किस? प्रजापति थे वो। प्रजापति थे। तो ये तो एक तरीके से संरक्षण देने वाली बात होगी। अब इसको क्या कह सकते हैं। हम लोग गए वहां पे, मीडिया आइडिया सब थी, कम से कम 70-80 लोग हम लोग गए, इधर उधर से काफी लोग गए। वहां क्या किया कि पुलिस ने लाठीबाजी हम लोगों को कर दी होती, हाँ। यानी पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं दिया गया। अच्छा, तो इसमें दो तरीके से राहत हो सकती है, या तो जैसे जिन्होंने अपराध किया उनको कुछ दंड मिलता, या अगर उधर नहीं हो रहा तो कम से कम जो पीड़ित परिवार था उसको मुआवजा तो ढंग से मिल दिया जा सकता था तो ना। ऐसा होता जब जिसके घर में कोई कहने सुनने वाला ना हो, न्याय कौन दिलाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, पार्टी बनाने का सबसे बड़ा कारण हम्म, कि भारत की आजादी को 78 साल हो चुके हैं। हम्म, अब मैं यहाँ पे थोड़ा जाति में आता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि भारत की राजनीति जाति चलती है, उत्तर प्रदेश खास तो चलती है। कहने को तो प्रजापति समाज यानी कुमार समाज का कुमार भारत समाज। के अंदर हम्म, आज तक कोई लोकसभा सांसद न था न है, अभी भविष्य में कोई पता नहीं, एक भी, कभी भी, एक भी आजादी से लेकर अब अभी तक? तक। ये नई चीज समझ में आई मुझे। मैं बता रहा हूँ, ऐसी शायद ही कोई जाति हो जिसका सांसद ना हो। तो संख्या कितनी, परसेंटेज आपने निकाला? यूपी में 4.25% है। हम्म, खासतौर में यूपी की बात कर रहा हूँ, पार्टी यहाँ चला रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमारा कई जगह जो मैं बता रहा हूँ 57 जिलों में भ्रमण है। मेरी लोग जो हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष लोग हैं, घर घर जाके गणना कर रहे हैं। सरकार तो गणना नहीं करा पा रही है, हाँ, हम अपना ही गणना कर लें कम से कम। हम्म, किस विधानसभा हमारे कितने लोग हैं, ये हमारा 8 जिलों में चल रहा है पूरा तरीके से। और जो जनगणना के अनुसार दे रहे हैं वो 3.5 4% दे रहे हैं संख्या। मतलब वोट कम है तो इसलिए? दूसरी बात, वोट कम की बात, कई लोगों को वोट बहुत कम है। तो भारत के अंदर ऐसी कोई जगह, बांदा और हमीरपुर में संख्या बहुत ज्यादा है, अच्छा, वहां विधायक हमेशा प्रजापति बनता है। तो हमीरपुर तो खास जगह ऐसी है। हम्म, लेकिन सपा बसपा भाजपा कभी कोई लोकसभा टिकट ही नहीं देते लोकसभा में नहीं गया आज तक कोई। कोई। तो एक चीज इसमें फिर बताइए आप, जो आपने ये वाली बात की, तो आप अगर जिस पार्टी को लेकर चल रहे हो तो उसमें क्या केवल प्रजापति के लिए लड़ाई लड़ी जा रही? सर्व समाज के लिए कोई भी पार्टी, सर्व समाज में फिर अगड़ा पिछड़ा आता है वो? सर्व समाज सभी आ रहे हैं। हो सकता है मैं इटावी से प्रत्याशी
कोई जन्नत से उतारूं। अभी आगरा की लोकसभा सीट में मैंने एससी कैंडिडेट उतारा। अच्छा, नहीं तो अभी जैसे अभी पिछली बार आपने जो चुनाव लड़ा जी, 21 में आप आए हो, तो 22 का चुनाव लड़ा हुआ, विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी लगभग? 3 प्रत्याशी उतारे थे। ठीक है। और उसके 24 में 24 में 2 प्रत्याशी उतारे लोकसभा में, कहाँ से? आगरा और फतेहपुर सीकरी। 24 के बाद फिर कोई अभी चुनाव कोई हुआ नहीं इलेक्शन यहाँ अपने पे? है ही नहीं ऐसा। हाँ, तो अब आने 27 वाला में। 27 है। अच्छा अच्छा, 27 में प्रत्याशी उतरेंगे आपके। तो मुद्दे जैसे क्या मुद्दे फिर लेके आए आप? देखिए, सर्व समाज का एक मुद्दा है और देश का भी मुद्दा बता दूं हम्म। कि भारत के अंदर सरकारें बदलती, सत्ता बदलती, लेकिन व्यवस्था वही रहती है। हम लोगों ने जब आंदोलन किए थे अन्ना के साथ में, तो सोचा था कि भाजपा आएगी तो ये परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन न तो भ्रष्टाचार कम हुआ, न काला धन आया, न जनता को कोई सुविधा ऐसी मिली। गरीब आज भी पिस रहा है और रईस आज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आज तो कहना चाहूँ, भाजपा एक बहुत बड़ी पूंजीवाद पार्टी है, बता था। कांग्रेस शासन को मैंने नहीं देखा, उस समय एक समझ नहीं थी या जो भी था। सपा बसपा को देखा, उनका ही वही कार्यकाल रहा आज तक। चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, जो भी पार्टियां रही हो, शिक्षा को हमेशा पूंजीवाद की तरफ बढ़ाया गया। निजीकरण देश के लिए बहुत खतरनाक है निजीकरण हो रहा है सब और जगह। हो रहा है। शिक्षा की दोहरी नीति क्या युवाओं को आगे बढ़ सकती, बढ़ा सकती है? नहीं बढ़ा सकती है। नहीं, दोहरी नीति, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि सब देखने वाले हैं, बहुत से लोग ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। अगर कोई देखेगा दोहरी नीति का मतलब। दोहरी नीति मतलब ये है कि जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रही है, किनकी बन रही है? बड़े बड़े नेताओं के। सरकारी स्कूलों का स्तर आज की डेट में क्या हो गया? बहुत बुरा है। बहुत बुरा है। इससे मैं दोहरी नीति के हिसाब से कहता हूँ। अच्छा, कंपटीशन वही है। एक चीज और, जैसे कहा जाता है स्कूल सब नेताओं के हैं, ये सब लोग कहते हैं, वो सबको पता है ये बात, क्यों होते हैं, इसका कारण बताएंगे? क्यों होते हैं? ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी। जिसमें देखो पैसा होगा वो बिजनेसमैन बनेगा। आजकल शिक्षा भी एक बिजनेस कर दी गई है, बता दूं आपको। शिक्षा का जो व्यापार है ना, हाँ। वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। और व्यापार कर कौन सकता है? व्यापार है तो फिर वो जो पूंजीवाद लोग ही करेंगे। पूंजीवादी लोग, बिल्कुल, मतलब सेवा के भाव से मैं तो एक नहीं। बात कहना चाहूंगा यहाँ पे आपसे कि एक आईएएस पीसीएस अधिकारी अपनी पूरी जीवन लाइफ में नौकरी करने के बाद इतना नहीं कर पाता है जितना एक 5 साल का नेता कर लेता है। ऐसा जब आप बनोगे तो आप से पूछेंगे, जब विधायक बन जाओगे। देखिए, परिवर्तन के लिए राजनीति में लोग कदम रखते हैं। हाँ। अब परिवर्तन कितना हो सकता है ये, और हम कितना कर सकते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। नहीं, समस्याएं तो हम लोग लगातार देख रहे हैं, समाधान को सोच रखे हैं अभी, भले ही मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन भविष्य में जैसे जब आपको मौका मिलता है तो समाधान आपने कुछ सोच रखे हैं कि शिक्षा में क्या करना अगर है, मैं ऐसे करना उस स्थान पे भविष्य में कहीं पहुंचा है? तो शिक्षा का स्तर एक कर दूंगा। ये जो आसमान शिक्षा और स्तर है, स्वास्थ्य एक समान तब होगा ये देश महान। सरकार को कोई भी चीज फ्री जनता को नहीं देनी चाहिए, चाहे तो 5 किलो राशन हो, चाहे सब्सिडी में सिलेंडर हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, कुछ नहीं देना चाहिए। रेवड़ी कल्चर जिसकी कुछ नहीं बात देना कर- चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य ये एक समान कर दी, चाहे आपका निजीकरण में जाता हो चाहे वो सरकारी में जाता हो, इसको एक समान रखिए। आजकल तो आज की हाँ, जैसे नहीं लोग पहले सरकारें वादा करती थी, मतलब पार्टी वादा करती थी कि हम इतने रोजगार देंगे, इतने हजार, इतने रोजगार। अब तो रोजगार की कोई बात ही नहीं करता। अब ये कहते हैं बेरोजगारों को हम 2000 देंगे, कोई 4000, कोई 3000। जो सरकार है, चाहे वो सपा रही हो, बसपा ने शायद ऐसा नहीं किया था, सपा रही हो या आज भाजपा है, वृद्धा पेंशन जायज है, मैं मानता हूँ। हाँ, वो काम ही नहीं कर सकते। विधवा पेंशन जायज है, मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल। लेकिन युवाओं को पेंशन देना, 2003 बेरोजगारी भत्ता दे रहे, इसका मतलब क्या कि तुम युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हो। सही इसमें है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री युवा अखिलेश यादव जी को भी कहना चाहूंगा, उन्हें भी बेरोजगारी भत्ता देके युवाओं की जिंदगी बर्बाद की। आज की डेट में भाजपा भी कर रही है। तो ये चीजें होड़ मच गई एक तरीके से। होड़ मची हुई है। हम ये देंगे, हम वो देंगे, क्या मतलब क्या दोगे? आप शिक्षा दीजिए, और जब युवा भारत का या देश का, घर का, गांव का शिक्षित होगा तो बहुत कुछ कर सकता है। हमारी नजर में कुपड़ आदमी आज की डेट में बेचारा एक काला अक्षर भैंस बराबर होता है।
अब सोचने वाली बात है कि मैं देखता हूं कहीं कहीं कि आजकल शादियों में जाते हैं तो 10-10, 11-11 साल के बच्चे लाइटें उठाए घूम रहे हैं बैंड वालों के बारात में जो बारात में। अंडा बोलते उसका अंडा उठाया है। इतना इतना दर्द होता है, क्या कर सकते हैं इनके लिए। अगर उन्हें फ्री शिक्षा मिले, कुछ बच्चे तो हम कई जगह जुड़े हैं इसने बच्चे, मैं कई बच्चों को मैं बता दूंगा आपको, पढ़ा भी चुका हूँ, कुछ की मदद भी कर रहा हूँ, किताबें किताबें दे के बेटा पढ़िए कैसे भी। हम्म, किसी के बस्ते दिलवा दिए, कहीं कुछ वैसी मदद कर दी, किसी को फीस दे दी। किस लिए कि अगर ये सक्षम हो गए पढ़ के, तो पढ़ने के बाद आदमी, पढ़ाई जरूरी नहीं है कि हम नौकरी के लिए पढ़ाई करें, सरकारी सर्विस के लिए पढ़ाई करें। हम्म, शिक्षित व्यक्ति कहीं भी अपना मैदान, बिजनेस में कहीं भी अपनी मैदान को जमा सकता है। एक मोदी जी को ले लीजिए, ले लिया। उनकी शिक्षा का आज तक पता ही नहीं कितने पढ़े हैं। और भारत की सबसे बड़ी विडंबना भाजपा की, मुझे भाजपा से बड़ा प्यार था कांग्रेस के समय, था अब नहीं है। कांग्रेस के समय अच्छा, भाजपा आने वाला पेटम बच्चा था ना, आगे आएगा तो बहुत बढ़िया कदम उठाएगा, उम्मीदें थी। उम्मीदें थी। लेकिन देखा कि मोदी जी ने भारत के अंदर एक कुप्पड़ यानी इंटरफेल को शिक्षा मंत्री बना दिया। उस समय सोचिए देश की स्थिति क्या हो सकती है। इंटरफेल स्मृति ईरानी इस देश की शिक्षा मंत्री बनी। अभी तो बिहार में जो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी उनका कह रहे 7वीं फेल है। अब यहाँ पे बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। यहाँ पे एक बात आती है कि राजनीति में शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है। ये निर्धारित कौन करता है? नेता ही लोग करते हैं। बिल्कुल, मोदी जी ने कहा था कि 75 साल 70 साल के बाद राजनीति में रिटायरमेंट हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। सरकारी व्यक्ति की उम्र सरकारी सर्विस करते हुए 60 साल तक है, और नेताओं को 70-75 क्यों है? बिल्कुल सही मतलब बात है। अपने लिए सब नियम जायज है। अपराध में भी तो होता है ना, नौकरी अपराधी हो तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन और नेता लोग हाँ, 10 अपराध करने के बाद जेल से चुनाव जीत जाते हैं। ये व्यवस्था अच्छी नहीं। व्यवस्था, मैंने क्या कहा था अभी स्टार्टिंग का, सत्ता बदलती है, व्यवस्था बिल्कुल नहीं बदलती है। और इस एवज में मैं कहना चाहूंगा, अगर व्यवस्था नहीं बदल रही है तो भारत देश के युवा अपने अंदर का डर निकालने बिल्कुल है। वो बात अच्छा, ये बात जैसे आपने बताया कि आपकी नाराजगी है, या भाजपा से भी आप नाराज हैं, जी। और काम तो फिर और भी पार्टी और सरकार जो उन्होंने भी नहीं किया। अगर आप कुछ ऐसी स्थिति में आते हैं कि आपके सहयोग से कोई सरकार बन रही है, या आपको गठबंधन की जरूरत, या और पार्टियों को आपकी जरूरत पड़ी, आपके विधायकों की, आपकी पावर की जरूरत पड़ी, तो जाना तो फिर आपको मजबूरी हो जाएगी, या जाएंगे ही नहीं। मतलब जैसे अगर बहुमत से कम है कोई, भाजपा या सपा बसपा, कोई को जरूरत पड़ रही है कि उनका बहुमत आता है, आपके पास कुछ सीटें हैं, वो आपसे बहुमत मांगती हैं, तो क्या आप उनको साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे? उसमें ये होता है कि अगर उन्हें हमारी जरूरत है, हम भी सोचते हैं कि हम 5 साल कहाँ रहेंगे, सपोज दैट। विपक्ष में बैठने का मतलब विपक्ष में आप कोई अपना काम तो कर नहीं सकते, जनता के हितैषी बन के जनता की आवाज उठा सकते हैं। उसमें क्या होता है, कैबिनेट में कई विभाग होते हैं, हमारी शर्तें ये रहेंगी इस कैबिनेट में मुझे इस पद पर रखिए, और मैं जिस विभाग में रहूंगा, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे किसान का हो, चाहे श्रम का हो, किसी का भी हो, उस विभाग को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। हमारी ये शर्तें रहेंगी, उन शर्तों के अंदर मैं जा सकता हूँ। शर्तों के आधार पर, शर्तों के आधार पर मैं समर्थन भी दे सकता हूँ, उनके साथ जा भी सकता हूँ, शर्तों के आधार पर। लेकिन बात वही आ जाती कि जो भी सरकार बनती है, वादे तो करते हैं, बाद में खरे नहीं उतरते। जनता इसी से परेशान है कि कोई वादे पूरे नहीं करता आपने, है ना? यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं तो एक बात और चाहता हूँ कि नेता को 1 से 2 बार के अलावा कभी समय नहीं मिलना चाहिए। एक कार्यकाल हम सपोज जीत जाते हैं, विधायक सांसद बन जाते हैं, दूसरा मौका मुझे और मिलना चाहिए जीतने का, पर तीसरा मौका सरकार को, भारत सरकार को ये नियम संविधान में होना चाहिए या कानून को ये पारित करना चाहिए कि तीसरा मौका किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का दिया ही नहीं जाना चाहिए। एक व्यक्ति 10-10 बार विधायक सांसद बनता रहेगा तो जनता क्या भला करेगा? कानून के तहत अगर नेता कोई चुन के जाता है, जो वादे किए जाते हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं करता है तो इसमें कानून को सोचना चाहिए। सर्वोपरि कोर्ट होता है कि आपने वादे लिखित में दिए थे, मुद्दे जनता से मांग की थी, उस मुद्दे पे खरे क्यों नहीं होता था? नेताओं के लिए कुछ है ही नहीं। मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मतलब इसका भी ये कुछ सोल्यूशन हो सकता है कि जो मैंने लिख के दिया है, हाँ, उसको मैंने कितना काम किया। जैसे मैंने इतने अगर पुल बनवाऊंगा या इतने रोजगार दूंगा, तो अगर वो रोजगार नहीं दिए तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाए। ये कानून के तहत सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये तो बहुत एथिकल बात हो गई कि मतलब जो कहते हैं ना कि कर्तव्य परायण, और बड़े बड़े शब्द होते हैं कि मैं
विश्वास पात्र हूँ जनता के लिए, लेकिन जिस तरह की राजनीति आजकल दिख रही है, जैसे आपने देखो बिहार में हुआ, बिहार में नीतीश कुमार पिछली बार तो बने, काफी सालों से बनने, 20 साल से लगभग, है ना, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगे गए और फिर हटा दिया गया उन्हें। तो इस तरीके ये जनता के साथ छल नहीं होता क्या? जनता के साथ बहुत बड़ा छल होता है इसमें। दूसरा मैं कहना चाहूंगा आपसे कि एक बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए हम्म, एक राज्यसभा के लिए रवाना हो गए। एक मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है बिल्कुल होता एक है, राज्य के लिए, बिल्कुल मुखिया होता होता है। है, बिल्कुल। और राज्यसभा कहाँ का होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन वो वैल्यू नहीं है जो एक राज्य के मुख्यमंत्री की होती है। राज्यसभा में कई तो ऐसे होते हैं वो जाते ही नहीं। कई ऐसे होते हैं जो, जैसे जया बच्चन जी को देख लीजिए, हाँ, कितना देखते हैं हम लोग। हाँ, नहीं उनको तब भी देख लेते, कई ऐसे जैसे हरभजन सिंह का बताया था, उनको तो हम कमेंट्री बॉक्स में देख जाते ही रहे हैं। नहीं है कभी, सचिन तेंदुलकर भी खुद कभी पहुंच नहीं से नहीं जाते। गए। तो कई ऐसे ऐसे हैं, हम अगर कोई हमसे पूछे कि 10 सांसद बताओ राज्यसभा के, तो नहीं बता पाएंगे। इसमें वजह बता दें क्या होता है कि राज्यसभा और विधान परिषद, हम्म, ये दो ऐसी चीजें हैं कि हमारे अपने चाहने वाले लोग जिनको हम बहुत चाहते हैं, हमारी बैक में बहुत मदद की हो, चाहे वो हाँ, पूंजीवाद की हो चाहे कैसे, उन्हें साधने के लिए उन्हें एक राज्यसभा या विधान परिषद में भेज दिया जाता है। जो लोग हमारे दर्शक अगर कुछ थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, उनको बता दूं कि सदन में दो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो लोकसभा से जिनको हम सांसद बन के भेजते हैं वो हैं, और राज्यसभा हालांकि उसको कहते हैं उच्च सदन है, क्योंकि उसमें कभी भी कोई सरकार जैसे भंग हो सकती है। लोकसभा में, यहाँ पर भंग नहीं होती। कोई भी जो भी सांसद होगा वो हटते जाते हैं और नए सांसद आते जाते हैं, और पार्टियां चुन के भेजती हैं, उनका वोट परसेंटेज होता है उसके आधार पे। ये बात वास्तव में जो आपने कहा कि अपने चाहने वाले, जैसे आप मुझे चंदा दे रहे हो बहुत सारा, है ना, और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया तो आपको राज्यसभा भेज दूं। फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल ने अपने सगे सड़वाई को राज्यसभा में भेज ले लिया। वो जो 3 नाम चले थे गुप्ता करके, है हाँ ना, हाँ, एक जयंत, गुप्ता थे वो हाँ, सब। उनको ले लिया। पार्टी क्यों ले लिया, पार्टी का राज्यसभा में डायरेक्ट ले लिया। राज्यसभा में क्या होता है बताओ, जिसकी सरकार चल रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है भाजपा की, तो इनके पास जितने विधायक हैं, हम्म, एक विधायकों पर जैसे एमएलसी 25 विधायक एमएलसी होता है। अब एमएलसी किसको बनाना चाहिए, जो पार्टी बहुत करीबी है, हमारा खास है, हमने उसको एमएलसी बना दिया, चलो तुम भी आते। तो दूसरी बात क्या है कि जो चुन के जाते हो 5 साल के लिए जाते हैं, जो बगैर चुने जाते हो 6 साल के लिए 6 साल जाते के लिए पैसा भी तो चलता होगा। हैं। भाई राज्यसभा की सीटें ऐसा एक लोग कह रहे थे बिकती हैं। राज्यसभा की बिकती, विधान परिषद सीटें बिकती हैं। भाई पूंजीवाद, लोग अचानक राज्यसभा में कैसे पहुंच जाते हैं। हाँ, इसमें एक आम आदमी भाई संजय सिंह है, उनकी तारीफ करो, संघर्ष उनका बहुत बड़ा संघर्ष जो लोग कर रहे हैं उनको ले लिया है, अच्छी बात है। नहीं, तो लेकिन जैसे आपने कहा कि ये छल है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा चल रही है। अब आप जैसे आए, है ना, या और भी कोई पार्टी आए, तो जनता विश्वास कैसे करे? कोई नया जो कोशिश भी करना चाह रहा है, आप कोशिश कर रहे हो, आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, अनुभव है आपका लंबा, वो अगर आपने क्या क्या है कि मैं ये करूंगा, असमानता दूर करूंगा या ये सुधार करूंगा, तो जनता विश्वास कैसे करे? अब इसमें कहा जाए तो एक बात है कि जनता विश्वास तब करेगी, जनता उस जगह पे मुकाम में खड़ी हो जाए स्वयं आके। आज की जो बेरोजगारी चल रही है, हम्म, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेपर दे दे के परेशान हो रहे हैं। अगर हिसाब जोड़ा जाए कि 15 लाख फॉर्म पड़ा, हम्म, तो उसका अगर एवरेज खर्चा जोड़े तो सरकार तनख्वाह जो देती है उसी में दे देती है। सही बात है। इसको कभी जोड़ के देखना, कैलकुलेट करके देखना। अच्छा, एक बार हम लोग फिर से जो बात बीच में रही टुकड़ों में, आप किन उद्देश्य के साथ, फिर से मैं पूछना चाहूंगा, आपके जो मुद्दे हैं, आप जो जनता की सेवा करना चाहते हो, एक बार फिर से अगर कोई अपील करना चाहते हो, वो आप बताइए किस मुद्दों के साथ में आप आ रहे हो? देखिए, मैं तो अपने मैदान में एक ही मुद्दा रखूंगा। युवा जो वर्ग है हमारा, आज की डेट में भटक रहा है, दर दर बहुत परेशान है। हम्म, न नौकरी मिल रही है, न सही शिक्षा मिल रही है, न सही उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था हो रही है। मेरा मुख्य मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य पर रहेगा। अगर मैं कहीं बनता हूं तो फर्स्ट फोकस मेरा शिक्षा पे रहेगा जाके। बाकी जन शिक्षा, जैसे समस्याएं, शिक्षा तो फ्री है, मतलब जो सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री है, खाना फ्री है, और ये जो ड्रेस बस्ता, ये सब तो फ्री है, आप उसमें क्या करोगे? सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री है। मैं किसी सरकारी टीचर से अगर पूछ दूं कि भाई साहब आपका बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है प्राइवेट में पढ़ रहा है, वो उनके प्राइवेट में पढ़ रहे क्यों पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल वाला 80,000 रुपए तनख्वाह लेके अपना बच्चा किससे पढ़ा रहा है? 10,000 वाले टीचर से। सोचिए कितनी बड़ी व्यवस्था है सरकार की।
तो आप क्या नियम बना दोगे कि आपका बच्चा ही सरकारी पढ़ेगा? का देखिए मैं बता दूं, हम्म, चाहे चपरासी हो चाहे डीएम हो, हम्म, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, हम्म। ये बच्चे सभी के एक स्कूल में पढ़ना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऑटोमेटिक सुधर जाए। तो ये तो फिर जो जनता है उसके अधिकारों का हनन नहीं है, उसको शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। वो चाहे तो मैं इस स्कूल में पढ़ाऊं या उस स्कूल में पढ़ाऊं, ये मेरा अधिकार है। मैं आपके ये जो आपने बना रखा है, तो आप जो बात कह रहे हो कि हम तो सारी शिक्षाओं को एक ही जगह सब लोग पढ़ें, तो ये तो मेरी जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार हर आदमी का, उसका उल्लंघन नहीं होगा। देखिए ऐसा उल्लंघन तो आज बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे फिर हम लोग? जैसे जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे बेचारे, अब उनको भेजिए प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। सरकारी स्कूल में। तो सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही उसकी अपेक्षा कंपटीशन बच्चे कैसे करेंगे? भाई समाधान तो कहीं ना कहीं होना, समस्या तो समाधान है, नहीं तो समाधान जैसे तो होना चाहिए। अगर मान लो कि एक का बच्चा गरीब है, दूसरे का अमीर है, तो अमीर वाले को ये तो नहीं आप मैसेज जबरदस्ती कह सकते हो कि तुम सस्ते स्कूल में पढ़ाओ। नहीं नहीं, ये भी तो है ना। बात सस्ते की नहीं, जब स्कूल एक समान हो जाएगी शिक्षा पूरी, जब अधिकारी का और नेता का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े तो शिक्षा में दुर्व्यवहार रहेगा ही नहीं। चलिए, जिन उद्देश्यों के साथ आप लड़ रहे हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा बहुत। आप जो बात कर रहे हैं शिक्षा में समानता और बहुत सारी चीजें, तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं अगले चुनाव के लिए। और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, आप जनता के लिए यूं ही सोचते रहें। आजकल तो सोचने वाले भी लोग बहुत कम बिल्कुल हैं, सही बात। लेकिन आप जिस तरीके से जनता के लिए सोच रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो रिजल्ट आएंगे वो आपके सपोर्ट में आएंगे, आप जनता की सेवा कर सकेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद करते हैं फिर से बहुत मिलेंगे बहुत बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।